बीएलजी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज का ये वीडियो 11th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 14 का रहने वाला है। तो देखिए पहला क्वेश्चन इस चैप्टर का। केंचुए में गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है, ये आपको बताना है। तो ये होता है नम त्वचा द्वारा। केंचुए अपनी आर्द्र क्यूटिकल त्वचा का उपयोग गैसों के विनिमय के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव में सौर यंत्र किसे कहा जाता है? तो किसे कहते हैं? लैरिंक्स या सौर यंत्र को कहते हैं। लैरिंक्स एक उपास्थीमय बॉक्स है जो ध्वनि उत्पादन में मदद करता है। श्वास नली जिसको बोलते हैं ट्रेकिया, किस वक्षीय कशेरुका के स्तर पर दाईं और बाईं प्राथमिक श्वसनी में विभाजित होती है? तो इसका सही जवाब है पांचवी। श्वास नली पांचवी वक्षीय कशेरुका के स्तर पर विभाजित होकर के प्राथमिक श्वसनी बनाती है। वेरी इंपॉर्टेंट, पांचवी वक्षीय कशेरुका। अगला क्वेश्चन है, श्वास नली प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक श्वसनी किन संरचनाओं द्वारा आलंबित सपोर्टेड होती है? तो इसका सही जवाब है अपूर्ण उपास्थि वलय। ये सी आकार के अपूर्ण उपास्थि वलय होते हैं जो श्वास नली को पिचकने से रोकते हैं। अगला क्वेश्चन, फेफड़ों में गैसों के विनिमय का वास्तविक स्थल कौन सा है? तो कौन सा है? तो कुपिकाएं। कुपिकाएं बहुत पतली भित्ति वाली संवहनीय थैलीनुमा संरचनाएं हैं जहां O2 और CO2 का वास्तविक विनिमय होता है। अगला क्वेश्चन, भोजन निगलते समय उसे सौर यंत्र में जाने से कौन रोकता है? तो कौन रोकता है भाई? एपिग्लोटिस, जिसको कंठ छद कहते हैं। एपिग्लोटिस एक लोचदार उपास्थीमय ढक्कन है जो भोजन निगलते समय ग्लोटिस को ढक लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुफ्फुसावरणी प्लूरल फ्लूइड का मुख्य कार्य क्या है? तो क्या है? फेफड़ों की सतह पर घर्षण कम करना। फेफड़ों के चारों ओर मौजूद दोहरी झिल्ली के बीच का यह द्रव श्वसन के दौरान घर्षण को कम करता है। अंतः श्वसन इंस्पिरेशन के दौरान क्या होता है, ये आपको बताना है। तो क्या होता है? डायफ्राम सिकुड़ता है और वक्षीय गुहा का आयतन बढ़ता है। तो डायफ्राम के संकुचन से अग्र पश्च अक्ष में वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है जिससे हवा अंदर आती है। एक स्वच्छ मनुष्य प्रति मिनट लगभग कितनी बार श्वसन करता है? तो कितनी बार करता है बताइए? 12 से 16 बार करता है। सामान्य विश्राम की अवस्था में मनुष्य 12 से 16 बार प्रति मिनट सांस लेता है। श्वसन गतियों में शामिल वायु के आयतन का आकलन किस उपकरण द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? तो सही जवाब है स्पायरोमीटर के द्वारा। स्पायरोमीटर फुफ्फुसीय कार्य का नैदानिक मूल्यांकन करने के लिए वायु के आयतन को मापता है। ज्वारीय आयतन, जिसको टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं टीबी, का मान लगभग कितना होता है, ये आपको बताना है। तो कितना होता है? तो 500 ml होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु का वह आयतन जो बलपूर्वक नीह श्वसन के बाद भी फेफड़ों में शेष रह जाता है क्या कहलाता है? क्या कहते हैं भाई? तो इसको बोला जाता है अवशिष्ट आयतन, रेजिडुअल वॉल्यूम आरवी। बलपूर्वक सांस छोड़ने के बाद भी फेफड़ों में जो हवा बच जाती है उसे अवशिष्ट आयतन कहते हैं। 1100 से 1200 ml होता है। अगला क्वेश्चन है, अंतः श्वसन सुरक्षित आयतन, जिसको बोला जाता है IRV, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, का औसत मान क्या है? तो इसका औसत मान क्या है भाई? तो ये है 2500 से लेकर के 3000 ml तक होता है। यह वायु की वह अतिरिक्त मात्रा है जो व्यक्ति बलपूर्वक
अंतः शोषित कर सकता है। जैव क्षमता जिसको विटल कैपेसिटी वीसी का सही समीकरण क्या है? तो वीसी का सही समीकरण क्या हो जाएगा? तो वीसी इक्वल क्या हो जाएगा? ई आर वी प्लस टीवी प्लस आई आर वी। जैव क्षमता वह अधिकतम वायु है जिसे बलपूर्वक निःशोषण के बाद बलपूर्वक अंतः शोषित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल फुफ्फुस क्षमता टोटल लंग कैपेसिटी टीएलसी में क्या शामिल होता है? तो क्या शामिल होता है भाई? तो जैव क्षमता प्लस अवशिष्ट आयतन वीसी प्लस आरवी। तो बलपूर्वक अंतः शोषण के बाद फेफड़ों में समायोजित वायु की कुल मात्रा आरवी प्लस ई आरवी प्लस टीवी प्लस आई आरवी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य निःशोषण के बाद फेफड़ों में शेष रहने वाले वायु के आयतन को क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? आप बताइए क्या कहेंगे इसको? तो इसका सही जवाब रहेगा कार्यात्मक अवशिष्ट क्षमता, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी एफआरसी कहेंगे इसको। एफआरसी इक्वल होता है ईआरवी प्लस आरवी। यह वह हवा है जो सामान्य रूप से सांस छोड़ने के बाद फेफड़ों में रहती है। निम्नलिखित में से किस आयतन या क्षमता को स्पायरोमीटर द्वारा नहीं मापा जा सकता? तो इसका सही जवाब है अवशिष्ट आयतन, मतलब रेजिडुअल वॉल्यूम आरवी को नहीं मापा जा सकता। तो चूंकि अवशिष्ट वायु कभी भी फेफड़ों से बाहर नहीं निकलती, इसलिए इसे सीधे स्पायरोमीटर से नहीं नापा जा सकता। अगला क्वेश्चन है, कोशिकाओं में ऑक्सीजन का आंशिक दाब PO2 कितना होता है? तो कितना होता है? तो ये होता है 104 mmHg होता है। ये कोशिकाओं में ऑक्सीजन का आंशिक दाब 104 mmHg होता है, जो रक्त 40 mmHg से अधिक है, इसलिए O2 रक्त में विसरित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन युक्त रक्त में PO2 और PCO2 का मान क्रमशः क्या होता है? तो कितना कितना होता है भाई? तो इसका सही जवाब है क्या रहेगा? तो इसमें PO2 है वो 95 और PCO2 है वो 40 होता है। ये हो जाएगा इसका। धमनियों में ऑक्सीजन युक्त रक्त का जो ऑक्सीजन जो लेवल है वो 95 mmHg होता है और CO2 का है 40 mmHg होता है। CO2 की घुलनशीलता O2 की घुलनशीलता से कितनी अधिक होती है? कितनी होती है? तो 25 गुना के लगभग, मतलब 20 से 25 गुना। CO2 की उच्च घुलनशीलता के कारण दाब प्रवणता कम होने पर भी इसका विसरण आसानी से हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, विसरण झिल्ली डिफ्यूजन मेम्ब्रेन कितनी परतों से मिलकर के बनी होती है? तो ये 3 मुख्य परतों से मिलकर के बनी होती है। ये है कोशिका की सल्क्युक्त कला, केशिकाओं की अंतःस्तर एंडोथेलियम और उनके बीच का आधारीय पदार्थ बेसमेंट सबस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्त द्वारा ऑक्सीजन का अधिकांश भाग लगभग 97% किस रूप में ले जाया जाता है? किस रूप में ले जाया जाता है भाई? तो आरबीसीज में ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में ले जाया जाता है। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ में जुड़ करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, जो O2 परिवहन का मुख्य तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन का एक अणु अधिकतम कितने ऑक्सीजन अणु O2 को वहन कर सकता है? तो बताइए। तो 4 अणुओं का वहन कर सकता है। प्रत्येक हीमोग्लोबिन अणु O2 के अधिकतम 4 अणुओं के साथ उत्क्रमणीय रूप से जुड़ सकता है। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र का आकार कैसा होता है? तो कैसा होता है? तो ये होता है सिग्माइड, सिग्मोइड या एस शेप्ड होता है। ये PO2 और हीमोग्लोबिन की प्रतिशत संतृप्तता के बीच ग्राफ बनाने पर ये एस आकार का सिग्माइड, जिसको बोला जाता है सिग्मोइड या एस शेप वक्र प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊतकों में ऑक्सी हीमोग्लोबिन के वियोजन मतलब O2 का अलग होना के लिए कौन सी परिस्थितियां अनुकूल होती हैं? तो कौन सी परिस्थितियां अनुकूल होती है भाई? तो निम्न जो प्रेशर है ऑक्सीजन का, उच्च प्रेशर किसका? CO2 का, उच्च
एच पॉजिटिव सांद्रता। तो एच पॉजिटिव सांद्रता ये थोड़ा ध्यान रखें। निम्न तो ऑक्सीजन प्रेशर रहेगा, उच्च CO2 प्रेशर रहेगा, और उच्च क्या रहेगी इसमें सांद्रता रहेगी भाई इसकी एच पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य शारीरिक स्थितियों में 100 मिलीलीटर ऑक्सीजन युक्त रक्त ऊतकों को लगभग कितनी O2 वितरित कर सकता है? कितनी कर सकता है? तो ये 5 ml कर सकता है। व्यायाम के दौरान यह मात्रा बढ़ सकती है, लेकिन सामान्यतः 5 ml O2 ऊतकों को दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में CO2 का परिवहन मुख्य रूप से किस रूप में होता है? तो किस रूप में होता है? तो सही जवाब है बाइकार्बोनेट के रूप में, लगभग 70%। CO2 का सबसे बड़ा हिस्सा आरबीसीज में एंजाइम की मदद से बाइकार्बोनेट आयनों में बदला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स में उच्च सांद्रता में पाया जाने वाला वह एंजाइम कौन सा है जो CO2 को बाइकार्बोनेट में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका सही जवाब रहेगा कार्बोनिक एनहाइड्रेज। यह एंजाइम CO2 और H2 की प्रतिक्रिया को 10 मिलियन गुना तेज करके कार्बोनिक अम्ल और फिर बाइकार्बोनेट बनाता है। प्रत्येक 100 मिलीलीटर वी ऑक्सीजनित रक्त कोशिकाओं को लगभग कितनी CO2 वितरित करता है? तो कितनी करता है? तो 4 ml करता है। वी ऑक्सीजनित रक्त फेफड़ों में वापस आकर के प्रति 100 ml रक्त लगभग 4 ml CO2 मुक्त करता है। मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन लय केंद्र रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है जो मुख्य रूप से श्वसन को नियंत्रित करता है? तो क्या जवाब रहेगा आपका, बताइए। तो सही जवाब रहेगा मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला क्षेत्र में स्थित श्वसन लय केंद्र सामान्य श्वसन दर और लय को बनाए रखने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। मस्तिष्क के पोन्स वेरिलाई क्षेत्र में कौन सा केंद्र स्थित होता है जो श्वसन लय केंद्र के कार्यों को मॉडरेट कर सकता है, संयमित कर सकता है? तो इसका सही जवाब खोजिए आप। तो इसका सही जवाब है श्वास अनुचलन केंद्र। यह केंद्र अंतः श्वसन की अवधि को कम करके श्वसन दर को क्या कर सकता है? बदल सकता है। मस्तिष्क का रसो संवेदी क्षेत्र किन पदार्थों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होता है? तो इसका सही जवाब है CO2 और हाइड्रोजन आयन के लिए। तो रक्त में CO2 या हाइड्रोजन आयन के बढ़ने से यह क्षेत्र सक्रिय हो जाता है, श्वसन दर बढ़ा करके इन्हें शरीर से बाहर निकालने का संकेत देता है। श्वसन लय के नियमन में ऑक्सीजन की भूमिका कैसी होती है? तो कैसी होती है? तो काफी महत्वहीन होती है। शरीर मुख्य रूप से O2 की कमी के बजाय CO2 की अधिकता पर प्रतिक्रिया करता है। महाधमनी चाप और कैरोटिड धमनी से जुड़े रिसेप्टर्स किसको पहचान सकते हैं? तो किसको पहचान सकते हैं? CO2 और H पॉजिटिव सांद्रता में परिवर्तन को पहचान सकते हैं। ये परिधीय किम्नो रिसेप्टर्स CO2 और H पॉजिटिव को पहचान करके मेडुला को उपचारात्मक कार्यवाही के लिए संकेत भेजते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दमा जिसको अस्थमा बोलते हैं श्वसन तंत्र का एक विकार है जिसकी मुख्य विशेषता क्या है? तो इसका सही जवाब रहने वाला है श्वसनी और श्वसनिकाओं की शॉक इन्फ्लेमेशन के कारण सांस लेने में घरघराहट अब होने लग जाती है। देखा होगा आपने, दमे की शिकायत में आपने लग जाता व्यक्ति। वात स्फीति एम्फाइसीमा एक चिरकालिक कोरियोनिक रोग है जिसमें मुख्य रूप से कौन सी संरचना क्षतिग्रस्त होती है? तो एम्फाइसीमा के अंदर क्या होता है? कुपी का भित्ति है वो क्या है? खराब हो जाती है। वात स्फीति में कुपिकाओं की दीवारें नष्ट हो जाती हैं जिससे श्वसन सतह का क्षेत्रफल कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, वात स्फीति एम्फाइसीमा का प्रमुख कारण क्या माना जाता है? तो क्या माना जाता है? धूम्रपान करने वाले लोग है ना, उनके अंदर जवाब देखने को मिलता है, तो धूम्रपान आ जाएगा इसका।
लगातार धूम्रपान करने से कोशिकाओं की दीवारें डैमेज हो जाती हैं और वात स्फीति का सबसे बड़ा कारण यही है भाई। व्यावसायिक श्वसन रोग जैसे सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस मुख्य रूप से किन उद्योगों के श्रमिकों में होते हैं? तो इसका सही जवाब है पत्थर की घिसाई पिसाई या तोड़ने वाले उद्योगों के अंदर ऐसा देखने को मिलता है। इन उद्योगों में बहुत अधिक धूल पैदा होती है जिससे शरीर का रक्षा तंत्र पूरी तरह से साफ नहीं कर पाता, जिससे फेफड़ों में क्या है फाइब्रोसिस हो जाती है, रेशा हो जाती है। अंतः श्वसन सुरक्षित आयतन IRV और ज्वारीय आयतन TB के योग को क्या कहते हैं? बताइए क्या कहते हैं? तो सीधी सी बात है, टीवी के अंदर क्या होती है? IC होती है। टीवी के अंदर क्या होती है? अंतः श्वसन और अंदर। टीवी के अंदर क्या होती है? IC होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट, ऐसे याद कर लेना। तो IC बराबर टी प्लस IRV या वायु की वह कुल मात्रा है जो एक व्यक्ति सामान्य निःश्वसन के बाद ग्रहण कर सकता है। पसलियों मतलब रिब्स, पुरोस्ती, स्टर्नम को ऊपर उठाने में कौन सी मांसपेशियां मदद करती हैं, ये आपको बतानी। तो क्या जाएगा? बाह्य अंतरापृष्ठ पेशियां। पसलियों के बीच स्थित ये पेशियां सिकुड़कर पसली और पुरोस्ती को बाहर की ओर उठाती हैं, जिससे वक्ष गुहा का आयतन पृष्ठ अगर अक्ष में बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के बाएं फेफड़े में कितने खंड होते हैं? तो कितने होते हैं भाई? तो 3 होते हैं। तो बाएं फेफड़ा बाएं से थोड़ा बड़ा होता है, इसमें 3 खंड सुपीरियर, मिडिल, इंफीरियर होते हैं, जबकि बाएं में 2 खंड होते हैं हृदय के लिए जगह बनाने हेतु। वायुमंडलीय वायु में ऑक्सीजन का आंशिक दाब PO2 लगभग कितना होता है? तो कितना होता है? तो ये होता है 162 mm होता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन लगभग 21% होती है, तो कुल दाब इसमें कितना होता है? 760 का 21% लगभग 162 mmHg होता है। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कहां पर जुड़ करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है? तो कहां पर जुड़ करके? तो फेफड़ों की कुपिकाओं के अंदर जुड़ करके। कुपिकाओं में उच्च PO2 और निम्न PCO2 होता है, जो हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन के जुड़ने के लिए सबसे अनुकूल स्थिति है। श्वसन के दौरान गैसों का विनिमय किस भौतिक प्रक्रिया पर आधारित है? तो बताइए इसका सही जवाब। तो सरल विसरण आ जाएगा इसमें। गैसें अपनी उच्च आंशिक दाब सांद्रता से निम्न आंशिक दाब की ओर बिना किसी ऊर्जा के सरल विसरण द्वारा गति करती हैं। मानव शरीर में कौन सी संरचना वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करती है? तो कौन सी करती है भाई? तो ये सही जवाब रहेगा डायफ्राम। डायफ्राम एक पेशी झिल्ली है जो वक्ष गुहा का आधार बनाती है, इसे उदर गुहा से अलग करती है। जब हम बलपूर्वक सांस छोड़ते हैं तो कौन सी मांसपेशियां काम करती हैं? तो कौन सी मांसपेशियां काम करती हैं भाई? तो सही जवाब है उदर की पेशियां और आंतरिक अंतरापृष्ठ पेशियां। बलपूर्वक निःश्वसन एक सक्रिय प्रक्रिया है जिसमें पेट की मांसपेशियां और आंतरिक पसलियों की मांसपेशियां वक्ष गुहा के आयतन को तेजी से कम करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन मार्ग में धूल के कणों और सूक्ष्म जीवों को फेफड़ों में जाने से कौन रोकता है? तो कौन रोकेगा? तो नासा मार्ग में पति बाल और श्लेष्मा रोकेंगे। वो नाक के बाल और श्लेष्मा हवा को छानते हैं, धूल और बैक्टीरिया को पका लेते हैं, देखा होगा आपने। ऑक्सीजन की कमी की स्थिति हाइपोक्सिया में शरीर की तत्काल प्रतिक्रिया क्या होती है? तो शरीर की तत्काल प्रक्रिया क्या होती है भाई? श्वसन दर और हृदय गति में वृद्धि होती है। O2 की कमी पूरी करने के लिए शरीर जल्दी जल्दी सांस लेता है और हृदय तेजी से रक्त पंप करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CO2 का हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ना कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन बनना मुख्य रूप से किससे संबंधित है?
तो किससे संबंधित है? तो CO2 के आंशिक दाब से। ऊतकों में जहाँ PCO2 अधिक होता है वहाँ CO2 आसानी से हीमोग्लोबिन से जुड़ जाती है। और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आप देखिए, व्यावसायिक श्वसन रोगों से बचाव का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो क्या है? तो धूल से बचने के लिए सुरक्षात्मक मास्क का प्रयोग। धूल के कणों को श्वसन तंत्र में प्रवेश करने से रोकना ही ऐसे रोगों से बचने का एकमात्र उपाय है। और इसके साथ में इस चैप्टर का ये जो वीडियो है समाप्त होता है। धन्यवाद।